अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हम लिमिटेड कंपनी की अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल यही क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था, लेकिन इसमें एक चीज़ और एडिशनल बताना चाहूँगा इसी क्वेश्चन में कि एट टाइम्स तो वो या तो जनरल एंट्रीज बनवाएगा या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाएगा, या अब से टी अकाउंट्स भी बनवा सकता है वो। तो इसी सेम क्वेश्चन के अंदर ना मैं आपको टी अकाउंट्स भी बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये नवंबर 2018 वाला क्वेश्चन है। नवंबर 2018 पेपर 22 क्वेश्चन 3। ये अपने पास ओपन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को टी अकाउंट समझ आ जाए। यहाँ ज़्यादा स्पेस है तो मैं यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस सही है। और अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप लोग देख सकते हैं, तो उसकी वैल्यूज यूज़ करके मैं टी अकाउंट बनाऊंगा, या अपनी एंट्रीज को आप लोग देख सकते हैं, उसी को यूज़ करके मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। और इन द एंड टी अकाउंट के बैलेंसेस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस से मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब आपने टी अकाउंट सही बनाए हैं। इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था 1,250,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने राइट्स इशू के शेयर्स ऑफर किए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से पार वैल्यू से क्रेडिट होती है। हम बैंक का रेफरेंस देंगे क्योंकि ये अमाउंट बैंक में डेबिट हुई है, इसीलिए 312,500। और कोई शेयर्स हमने इशू किए ना, इसका बैलेंस शीट आ जाएगा। वन फाइव सिक्स टू फाइव हंड्रेड 1,562,500, यही बैलेंस शीट भी हो जाएगा। क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल इस पे बड़ा है डेबिट साइड के टोटल से, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ही आ जाएगा 1,562,500। तो ये आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट हो गया। दूसरा मैं आपका शेयर प्रीमियम का बना देता हूँ अकाउंट। शेयर प्रीमियम क्योंकि इक्विटी का आइटम है, इक्विटी का आइटम का क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट नेचर होती है, तो उसका भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट साइड में आएगा। था ही नहीं कोई, जीरो था। जो राइट्स इशू से अमाउंट रिसीव किया बस वो आ जाएगा। तो राइट्स इशू में देखिए 593,750। अच्छा, और ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में आप तो देख सकते हैं कि जो मेरा बैलेंस शीट है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस के इक्वल है। इसका मतलब टी अकाउंट सही बनाया। इसका एक क्रेडिट साइड का टोटल ही 593,750 हो जाएगा। यही फिगर आप यहाँ भी ले लें। ये इसका बैलेंस शीट ही हो जाएगा।
ये हो गया आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट। तो ये मैंने ऑर्डरली शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के अकाउंट बना दिए। इनको आप लोग देख लें और पॉज करके भी आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने रजिस्टर्स में। अब मैं इनको इरेज करके दूसरे अकाउंट्स बनाऊंगा। शेयर प्रीमियम का बैलेंस भी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस है उसके बराबर ही आ रहा है। अब मैं बनाऊंगा रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट। रिटेन अर्निंग्स की सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो इसको हम आराम से बनाएंगे बैलेंस। इसको सबसे केयरफुली बनाना है। रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस सबसे ज़्यादा है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा है इसकी थोड़ी। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है इसका 65,000। इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर क्रेडिट हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में ऐड किया था, यहाँ क्रेडिट होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 255,000। इसके बाद हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था, इसको हम बैंक का रेफरेंस देंगे क्योंकि डिविडेंड के अमाउंट फिर बैंक अकाउंट में डेबिट की क्योंकि डिविडेंड की अमाउंट पे बैंक अकाउंट से क्रेडिट की गई तो यहाँ में बैंक का रेफरेंस देना पड़ेगा। ब्रैकेट में चाहे तो आप फाइनल डिविडेंड लिख सकते हैं अगर आपको ये मेंशन करना है कि ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो फाइनल डिविडेंड था 125,000 का। फिर एक और बैंक की ट्रांजैक्शन है जो कि इंटरिम डिविडेंड की है। इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया है 46875 46875 का कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं इसका। अब बैलेंस शीट हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिक्सटी फाइव प्लस 255 320। क्रेडिट साइड पे बड़ी है तो उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। उसमें क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी अक्सर बेशतर। हम इसका बैलेंस शीट ही निकाल देते हैं। अब इसका हम बैलेंस शीट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 320,000 में से 125,000 माइनस करेंगे और 46875 माइनस करेंगे। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 148,125। तो आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस 148,125 है, यहाँ भी वही आया। तो आई होप सो आप लोगों को टी अकाउंट क्लियर हो गए होंगे। ये आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को जब तक मैं मूव ऑन करता हूँ। फिर अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो हमें अब नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ मूव ऑन करना है क्योंकि इसलिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक है कि अगर हमें लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ जाए, अगर लिमिटेड कंपनी की हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ जाए और उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो फिर वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोट्स पे इसका फॉर्मेट दिखाता था इनकम स्टेटमेंट का। ये मेन फॉर्मेट है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का। रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल ही माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ वर्किंग करके निकालना होता है लिमिटेड कंपनी में। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें अदर इनकम्स ऐड कर दें। उसके बाद फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपको या तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लेना है या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लेना है। और मेजॉरिटी एक्सपेंसेस के लिए एग्जामिनर ने बताया हुआ क्वेश्चन में कि ये एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे और फलाना एक्सपेंस हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे। कंपनी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग अलग से शो नहीं करने, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंपनी में आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है। ये मैं आपको मार्क्स स्कीम से भी एविडेंस दिखाऊंगा इसका जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके होंगे।
तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। आप लोग देख भी सकते हैं, इसमें से मैं इंटरेस्ट काटू माइनस करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा, या उसे कैलकुलेट करने का डेटा दिया हुआ है तो ये सब यही इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है लिमिटेड कंपनी के लिए। फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाता हूँ। मेन आपको केयर करनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सेक्शन में। तो पहले आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सेक्शन बनाना है। इसमें आप सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को मेंशन करेंगे, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। फिर इंटेंजिबल एसेट्स की हेडिंग अलग से देनी है अगर कोई है तो, फिर उसमें इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ले देंगे। फिर अगर कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी, उनको अलग से क्लासीफाई करना है। उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ वैसे ही बनेंगे जैसे आप सोल ट्रेडर के बनाते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बस ये कि डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। डिबेंचर्स होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, और बैंक लोन ऑब्वियसली होगा। मेन डिफरेंस इक्विटी का है। इसके लिए होगी कि अक्सर बेशतर वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाता है, तो वहां से आप लोग वैल्यूज ले सकते हैं, या वर्किंग करके आपको एक क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। ये वैल्यूज आप इक्विटी के आइटम्स की पुट ऑन कर दीजिएगा। इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व्स है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स से आपका इक्विटी का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आखिर में आपका टोटल शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो ये रिलेटिवली इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी कोई इतने डिमांडिंग नहीं आते। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग आसानी से इसको डील कर सकते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये नवंबर 2020 का पेपर है, पेपर 23 है। द डायरेक्टर्स ऑफ जी लिमिटेड, इसमें क्वेश्चन 1 है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अक्सर बेशतर क्वेश्चन 1 ही होता है। द डायरेक्टर्स ऑफ जी लिमिटेड प्रोवाइडेड अ ट्रायल बैलेंस एट 30 सितंबर 2020। तो कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2020 को। अब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स के ओवरड्राफ्ट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर 2019। अगर 30 सितंबर 2020 को ईयर एंड हो रहा है तो 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ होगा। और डेली शेयर कैपिटल $1 शेयर्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसने। फिर परचेजेज है। फिर रिटेन अर्निंग्स ऑब्वियसली इक्विटी का आइटम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। रेवेन्यू, शेयर प्रीमियम, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में दी हुई होती थी। अब इसने डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अच्छा, अदर देन लैंड, तो ये अदर देन लैंड है क्या? अब इसने अदर देन लैंड पे जो है आपकी 15% स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसका मतलब कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। देयर वर नो एक्विजिशंस और डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ना हमने कोई नई नॉन करंट एसेट खरीदे ना कोई बेचे, तो इसी में स्ट्रेट पे 15% डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज हो जाएगी। और उसका 1/3 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे लेना है, 2/3 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लेना है। मैंने पहले ही कहा था वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको बताएगा कि कौन से एक्सपेंसेस एडमिन में लेने, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में लेने। इन्वेंट्री 30 सितंबर 2020 कॉस्ट एंड हैड अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यहाँ आप लोग को एक बात याद रखनी है, कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू होगी ना तो वो हम चूज करेंगे। तो इस केस में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए उसकी कॉस्ट लेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट लोअर है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। The directors wish to maintain a provision for doubtful debts at 3% of trade receivables.
ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो पहले तो हम ट्रेड रिसीवर्स का 3% प्रोविजन निकालेंगे, फिर हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी उसने प्रोवाइड किया हुआ है, और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन एक्सपेंसेस में एडजस्ट किया जाएगा। फिर उसने बताया हुआ कि इतने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्रूड है, बैंक इंटरेस्ट एक्रूड है, तो फाइनेंस कॉस्ट में एडजस्ट होगा। एम पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एडजस्ट होगी। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। तो हमें एस डी लिमिटेड की 12 मार्क्स की इनकम स्टेटमेंट बनवानी है और कुछ चीज़ों के लिए ऑब्वियसली वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि उसने वर्किंग की भी एक सेपरेट स्पेस दी है, तो आप लोग यहाँ अपनी वर्किंग्स कर सकते हैं। तब आप लोग एक काम करना होगा, क्वेश्चन आप लोग को अपने पास ओपन करना होगा ताकि मैं इनकम स्टेटमेंट एक्सेल में प्रिपेयर कर सकूँ। वैसे इस पे इतने नंबर दिए तो मैं इसको यहाँ प्रिपेयर कर देता हूँ। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें कुछ वर्किंग्स करनी होंगी, तो काइंडली क्वेश्चन अपने पास ओपन कर लें ताकि जो मैं करूँ आप लोग उसको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को देख सके कि सर कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं। ये भी मैं आप लोग को थोड़ा इलस्ट्रेट करता हूँ उस पर कि इस स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। रेवेन्यू में ना सेल्स रिटर्न और रिसर्च कोई इशू नहीं है, तो रेवेन्यू के एज इट इज वही फिगर देंगे। अब आप ये ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू उसने प्रोवाइड की है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री है 86228, 237851, ये परचेजेस की वैल्यू है। 237851 परचेजेस की वैल्यू है। बाकी इससे जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट और एनआरवी दोनों दी थी, उसकी कॉस्ट लोअर वैल्यू है तो हम उसकी कॉस्ट ही लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की, विच इज 91368। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग में इसलिए निकाल रहा हूँ कि जब लिमिटेड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल लेना होता है, वहाँ उस तरह सेक्शन नहीं प्रिपेयर करना होता। ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 86228 प्लस 237851 माइनस 91368, 232711, 232711। 232711 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। इसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग करनी होगी, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल निकालेंगे। उससे पहले मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। डेप्रिसिएशन के लिए सिंपल होगा, इसमें 180,000 पे हम 15% चार्ज करा देंगे,
क्योंकि कोई एडिशन डिस्पोजल हुई नहीं, और इन अदर देन लैंड वाले नॉन करेंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 180,000 पे हम 15% कर लेंगे, तो आपकी डेप्रिसिएशन है 27,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी निकाल लेते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 71,600, उस पर मैं 3% चार्ज करा दूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ईयर एंड का 2148 है। तो आपका ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस साल का 2148 है, और आपका ईयर बिगनिंग में प्रोविजन का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस था 1528। तो इट मींस देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन, तो वो इंक्रीज इन प्रोविजन भी निकाल देते। 2148 माइनस 1528, तो ये आपका प्रोविजन है 620, इंक्रीज इन प्रोविजन है 620 का। तो इंक्रीज इन प्रोविजन ये हम एडमिन एक्सपेंसेस में एडजस्ट करेंगे। छह सौ बीस मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली, तो हम एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का टोटल लेके जाना है। सबसे पहले तो जो एडमिन एक्सपेंसेस की ट्रायल बैलेंस में फिगर दी हुई वो हम लेंगे, विच इज 117528, 117528। इस पर इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एडमिन एक्सपेंसेस में एडजस्ट होगा, जैसा उसने कहा है क्वेश्चन में। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन एक्सपेंसेस एक्रूड है 3850 के। अब इस पे मैं डेप्रिसिएशन ले लूंगा। डेप्रिसिएशन का 2/3 एडमिन एक्सपेंसेस पे चार्ज होगा, 18,000। ये एडमिन डेप्रिसिएशन का 2/3 है। मैंने 18,000 के साथ लिख भी दिया कि डेप्रिसिएशन का एडमिन पोर्शन है। इनको एडजस्ट करके हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। 117528 एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल है 139998, 139998, 139998 एडमिन एक्सपेंस हो रहा है। इसी तरह सेम में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का भी टोटल निकाल सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की ट्रायल बैलेंस की वैल्यू दी हुई 60263, 60263, 60263। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रीपेड है 1460, उसमें डेप्रिसिएशन अब ऐड कर दूंगा मैं, जो एडमिन के लिए पोर्शन रहेगा 27,000 का, 27,000 का 1/3 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे चार्ज होगा, तो 27,000 का 1/3 निकाल लेते, जो कि 9,000 होगा। हो गया।
67803 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट वैल्यू सारी, अब हम इनकम स्टेटमेंट आराम से बना सकते हैं। ये मैंने वर्किंग्स कर दी है सारी। अब हम ये आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाला हूँ उसकी, क्योंकि इसकी इनकम स्टेटमेंट में इतनी चीजें मेंशन नहीं करनी, तो ये मैं यही बना देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्सेल में प्रिपेयर करूंगा। वर्किंग्स नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर लिख दिया, आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रेवेन्यू मेंशन करें। 498430 हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी यार टोटल लेना होता है लिमिटेड कंपनी में। 232 265719। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टू सब कैटेगरीज होती है लिमिटेड कंपनी में। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनका टोटल हम याद ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हम टोटल कर लेंगे। 207। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं, अगर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा लिमिटेड कंपनी के केस में। अब हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 57918। अब इसके लिए सच कोई फिगर नहीं दी हुई सिवाय एक्रूड बैंक इंटरेस्ट एक्रूड के, तो हम बैंक इंटरेस्ट एक्रूड ही ले लेंगे फाइनेंस कॉस्ट में। उसमें टैक्स की कोई बात नहीं की तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर टैक्स होता तो हम टैक्स भी माइनस करते हैं। टैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब कंपनी में टैक्स नहीं लगा। 57668। तो ये बन गई हमारी इनकम स्टेटमेंट इस कंपनी की। अब इनकम स्टेटमेंट में तो चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन इसकी वर्किंग के भी इसमें काफी मार्क्स है, तो इसलिए 12 मार्क्स का पार्ट है ये। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 57668। अब क्वेश्चन स्टिल खुला रखिएगा, क्योंकि मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेल पे प्रिपेयर करूंगा ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी इससे। उस पर चीजें भी ज्यादा मेंशन करनी है। 7 मार्क्स के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
इसका रीजन है कि ऑलमोस्ट काफी सारी वैल्यूज तो ट्रायल बैलेंस से कॉपी करनी होगी, इसलिए इनकम स्टेटमेंट में तरफ वर्किंग भी करनी पड़ती है, तो उसके बाद ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के पास खुला रखिएगा ताकि आप लोग इन्फॉर्मेशन चेक कर सकें। तो यहाँ मैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ लैंड है, लैंड की कॉस्ट है 1,20,000। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए ये करना होगा, इसकी इसका ओपनिंग बैलेंस है 82,500। अगर 82,500 में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज पर द ईयर ऐड करूं विच इज 27,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 109,500। आज की नेट बुक वैल्यू कम बच रही है, सेट में क्या करें? नो 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 नो, यहाँ नहीं आएगा, इसकी तो जीरो है। अदर देन लैंड में आपके 180,000 के नॉन करंट एसेट्स, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। तो उसका आप लोग देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 82,500, उस पे इस साल का चार्ज फॉर द ईयर ऐड कर देंगे जो कि 27,000 है, तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी आ जाएगा विच इज 109,500। और कोई ऐसा नॉन करंट एसेट नहीं दिया हुआ तो हम सब हेडिंग्स को रिमूव कर सकते हैं। बस टोटल नॉन करंट एसेट्स का ये हो जाएगा। इन सारे कॉलम्स की कोई नीड नहीं है इसमें as such, तो ये हम सब डिलीट कर सकते हैं। अब करंट एसेट्स पे आ जाते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है उसमें 91,368। अदर रिसीवेबल में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रीपेड आ जाएगा 1,460 का। एक्रूड इनकम कोई है नहीं, इसको डिलीट कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए, अब ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 71,600 में से हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि 2148 आया था। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे, जो ईयर एंड का चार्ज है 2148 का। इंक्रीज या डिक्रीज हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट के लिए होता है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ईयर एंड की वैल्यू निकालते हैं वो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू में से माइनस की जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये भी हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, डिलीट।
कैश एट बैंक भी नहीं है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है इसमें, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। कैश एट हैंड भी नहीं होगा। तो सब इन्वेंट्री है, अदर रिसीवेबल है और ट्रेड रिसीवेबल है, और ऐसा कुछ नहीं है। अब हम करंट एसेट्स का टोटल निकाल सकते हैं यहाँ। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का टोटल करें तो टोटल एसेट्स की फिगर आ जाएगी। अब हम करंट लायबिलिटीज करेंगे। ट्रेड पेबल्स इसमें दिए हुए 26124। अदर पेबल्स में एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो इसमें एक तो एडमिन एक्सपेंसेस एक्रूड है 3850, एडमिन एक्सपेंसेस एक्रूड है, और आपके इंटरेस्ट एक्रूड है। ये दो एक्रूड एक्सपेंसेस है, ये हम अदर पेबल्स में ले लेंगे। प्रीपेड इनकम कोई है नहीं, तो वो डिलीट हो जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट है बिल्कुल, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 10316, ये भी हो गया। नॉन करंट लायबिलिटीज की कोई डिटेल दी भी नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने कोई नए शेयर इशू नहीं किए, तो वो जो ओपनिंग जो ट्रायल बैलेंस पे वैल्यू थी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की, वही कॉपी हो जाएगी यहाँ 200,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, तो हम डिलीट कर देंगे इसको। शेयर प्रीमियम उसने 20,000 का दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन रिजर्व है नहीं, ना किसी नॉन करंट एसेट को हमने रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं होगा। ना कोई जनरल रिजर्व है, ना कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, तो इनको भी हम डिलीट कर देंगे। अब बचा रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स में आप लोगों को ये करना होगा कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना 34572 का, उसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। और डिविडेंड्स कोई दिए नहीं है, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ना हमने कोई रिजर्व पे ट्रांसफर किया, ना हमने कोई डिविडेंड दिए, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा 57668। तो इस तरह रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस शीट आ जाएगा। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज की वैल्यू टोटल एसेट्स के इक्वल आनी चाहिए, देखते हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं मेरे टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज की वैल्यू इक्वल आई है। इसका मतलब मैंने इनकम स्टेटमेंट सही बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी सही बनाई है, तो मेरा बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर ये कुछ रट्टे वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको नोट्स पे लेक्चर में काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। नोट्स में हर चीज मेंशन है, वहां से आप लोग स्टडी करके आंसर कर सकते हैं। अब ये एक डिस्कर्सिव क्वेश्चन है, ये मैं करके दिखा दूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। अक्सर वैसे तो सोर्स ऑफ फाइनेंस पे डिस्कर्सिव क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 1 में। The directors are planning a major expansion. They wish to raise 100,000. The directors are considering three options.
Issue 6% debentures of 100,000. Make a rights issue of one ordinary share for every two shares held at one each. Make a new issue of 100,000 ordinary shares at a premium of 0.1%. Advise the directors which option they should take. अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर से पहले अगर आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, उस कैलकुलेशन से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट वे आउट है। सबसे ज्यादा मार्क्स आप इसी तरह स्कोर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन वन में डिवेंचर से हमें ये तो पता है कि हम 1 लाख रुपए का फाइनेंस रेज करेंगे $100 का, उस पर लेकिन 6% इंटरेस्ट भी पे करना है, तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दे इसमें। तो उस पर $6,000 का इंटरेस्ट होगा या फाइनेंस कॉस्ट होगी। तो अब अगर हम डिवेंचर्स लेते तो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। राइट्स इशू ऑफ वन ऑर्डनरी शेयर फॉर एवरी टू हेल्ड एट वन ईच। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि करंटली कंपनी के 200,000 के शेयर इशू हुए थे और एक शेयर की पार वैल्यू 1 है, तो करंटली इसके नंबर ऑफ शेयर 200,000 है। वन ऑर्डनरी शेयर फॉर एवरी टू हेल्ड, जिसके पास दो हैं, जिसके पास दो शेयर है, उनको मिल जाएगा एक शेयर। तो यहाँ 100,000 शेयर इशू करेंगे। अच्छा, पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं हम, $1 पे शेयर करें तो 100,000 ही फाइनेंस आएगा, तो इन दोनों में फाइनेंस तो 100,000 ही आएगा। मेक अ न्यू इशू ऑफ 100,000 ऑर्डिनरी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 0.1 शेयर। अब इस ऑप्शन 3 की सबसे पहले हमें इशू वैल्यू निकालनी होगी, जो कि पार वैल्यू पे अगर मैं 1 पे ये 0.1 ऐड कर दूं तो इशू वैल्यू आ जाएगी। तो प्रीमियम पे इशू करें, इसका मतलब पार वैल्यू जो $1 के उससे 0.1 या 10 सेंट्स एक्स्ट्रा पे इशू कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0.1 1.1 हो जाएगी इशू वैल्यू पर शेयर। और अब अगर मैं 100,000 को मल्टीप्लाई कराऊं 1.1 से, इससे आएंगे 1,10,000। तो ऑप्शन 3 वाहिद वो ऑप्शन है जिससे मैं $10,000 एक्स्ट्रा रेज करूंगा। तो ऑप्शन 3 हमारी लिक्विडिटी को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। एक मेजर एक्सपेंशन में 100,000 हर जो कि 10,000 सेव हो जाएंगे, वो हम अपने अदर पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने अपने नोट्स पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड किया हुआ है अलग से, वो आप लोग रीड कर लेंगे तो आप लोग को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चल जाएंगे, वो आप लोग यूज कर सकते हैं उसको आंसर करने के लिए। तो अभी कुछ कैलकुलेशंस कर लिया, अब मैं इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं।
लोन्स का हमेशा इशू ये होता है कि उनमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट से एक्सपेंस इंक्रीज होता है और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाते हैं। फिर लोन का एक और इशू है कि डिबेंचर्स को हमें रीपे करना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा या कैश फ्लो डिक्रीज होगा। फिर जब कंपनी शेयर से फाइनेंस रेस करती है तो शेयर्स कंपनी की इक्विटी का पार्ट है, जो शेयर्स इन्वेस्ट करता है वो ओनर बन जाता है कंपनी का। तो इक्विटी से अगर कंपनी फाइनेंस रेस करी तो कंपनी को उसे रीपे ही करना पड़ेगा फ्यूचर में। अच्छा, राइट्स इशू का एक इशू ये है कि उस पर क्योंकि शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है, मैंने लेक्चर में बताया था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो राइट्स इशू के शेयर खरीदे, चाहे तो ना खरीदे। तो राइट्स इशू में एक रिस्क है कि कंपनी का जो टारगेटेड लेवल ऑफ फाइनेंस है 100,000 का, वो हो सकता है सारा ना रेस कर पाए। तो अब द वेंडर रेज ही ना कर सके। और फिर जो अगर राइट्स इशू से या पब्लिक को शेयर इशू करके फाइनेंस रेस कराओ तो उस पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिविडेंड तभी पे करना पड़ेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो। फिर इस इंटरेस्ट का इशू ये है कि अगर लॉस भी हो रहा है तो इंटरेस्ट पे करना है। डिविडेंड्स अगर शेयर में तभी एक तो ऑप्शनल है पे करना, उसके अलावा तभी पे करना डिजायरेबल है अगर प्रॉफिट्स हो, वरना पे भी नहीं करना पड़ता। सही है, इन केस ऑफ लॉस। और जो ऑप्शन जो पब्लिक का शेयर्स करने का, शेयर इशू करने का ऑप्शन है, उस पर बाजू का टाइम लगता है।
रेस डिबेंचर्स में कि जो अगर डेट लेते हैं ना, लोन लेते हैं, तो लोन में फाइनेंस फॉरेन रेज हो जाता है, लोन जरा मिल फॉरेन जाता है, स्पेशली लिमिटेड कंपनीज के लिए तो इजी भी होता है लोन ऑब्टेन करना। मेरे जब शेयर इशू करने की सोचे ना, तो फॉरेन शेयर इशू लेते हैं, उनको टाइम लगता है जरा जनरल पब्लिक को इशू करने में। फिर इसके बाद एक मार्क्स एडवाइस करने का है, वो आप इन तीन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, लेकिन उनका एक हद तक साउंड एनालिसिस करना है, तो कोई 6 आपको तीनों ऑप्शंस के लिए अच्छे पॉइंट्स लिखने, उसके बाद एक मार्क्स एडवाइस होगा, आप अपनी मर्जी के एडवाइस कर सकते हैं। मैं ऑप्शन 3 चूज करूंगा क्योंकि इससे तो एडिशनल 10,000 आएंगे, और कंपनी का इस वक्त ओवरड्राफ्ट का इशू भी है, तो वो कुछ रिजॉल्व होगा, और शेयर समय पर रीपे नहीं करने पड़ेंगे। और राइट्स इशू में रिस्क ये है कि हो सकता है आप सारे 1 लाख रुपए रेज भी ना कर पाए, क्योंकि अगर हर शेयर होल्डर हो सकता है खरीदे भी नहीं। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, 7 मार्क्स का लिखा आंसर मैंने ये, तो आप लोग से पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी आप लोग को क्वेश्चन करा दिया। अब एक लास्ट सब टॉपिक रह गया कंपनी का, कि अगर कंपनी शेयर इंस्टॉलमेंट्स में इशू करे शेयर होल्डर्स को, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोग को पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम अभी ये कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे। इशूड शेयर कैपिटल, वो शेयर जो शेयर होल्डर्स को इशू हो सके, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, money or amount which shareholders have to immediately pay to company for shares. At times, company may not ask for entire amount from shareholders and may only ask part of it. Further amount will be paid later when company will ask for it. Such as company issues 100,000 ordinary shares of $1 each for $2 on January. On January, company has asked from shareholders to pay $1 for 100,000 shares. Remaining $1 have to be paid on March. एट टाइम्स कंपनी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शेयर पे ऑप्शन देती है कि अगर एक शेयर सपोज करें कंपनी $2 का बेच रही है, तो वो शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देगी कि आप $1 अभी हर शेयर के लिए जनवरी में दे दें, फिर $1 जो बचेगा पर शेयर वो आप हमें मार्च में या फरवरी में पे कर दें। तो इस तरह शेयर होल्डर्स को ना इंस्टॉलमेंट्स पे पे करके शेयर खरीदने का ऑप्शन देती है कंपनी। इससे ये होगा कि कंपनी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि अगर से वो आउटराइट, क्योंकि स्ट्रेट अप से $2 का शेयर बेच रही है, और इन्वेस्टर को शेयर खरीदना, और कंपनी कहती है कि आपको इसी वक्त सेम टाइम में $2 पे करने होंगे पर शेयर, तो हो सकता है इससे कुछ इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट ना कर सके जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे शेयर खरीदना चाह रहे हैं। कोई अगर ज्यादा शेयर खरीदे तो वो चाहेगा कि $1 पर शेयर अभी पे कर दे, $1 हम बाद में पे कर दे। तो कंपनी एक, तो कंपनी एक रिलीफ देती है इन्वेस्टर्स को ताकि ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें कंपनी में, तो उसमें कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है। अब सपोज करें जनवरी की इंस्टॉलमेंट ड्यू है शेयर होल्डर्स पे, इनको कॉल्स कहते हैं। तो अब जनवरी का जैसे शेयर होल्डर्स को $1 1 लाख शेयर के लिए पे करना है, पर शेयर पे करना है, तो वो कॉल ड्यू है अभी इन्वेस्टर्स पे, तो वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहलाएगी। फिर अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट यet asked from कंपनी। अब जो $1 की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी मार्च में मांगी की शेयर होल्डर से, और अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी की जो मार्च की इंस्टॉलमेंट है वो अभी इन्वेस्टर्स पे ड्यू नहीं ना, कंपनी ने उसके लिए पूछा है, तो वो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कहलाएगा। मनी और अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इसे हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। अब सपोज करें जनवरी की जो $1 की इंस्टॉलमेंट है पर शेयर, वो इन्वेस्टर्स ने पे कर दिया और कंपनी को रिसीव हो गई, तो वो पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। फिर एक चीज होती है कॉल्स इन एडवांस, मनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स हु पेड देयर कॉल्स बिफोर दे आर ड्यू। अब सपोज करें कुछ इन्वेस्टर्स है जिन्होंने मार्च की इंस्टॉलमेंट आपको पहले ही फरवरी में पे कर दी, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा वो केस। तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए,
क्योंकि इसका भी क्वेश्चन स्टैंड अलोन आ जाता है कि अगर कंपनी इन्वेस्टर्स को इंस्टॉलमेंट्स में शेयर इशू कर रही है, और इंस्टॉलमेंट्स को हम क्वेश्चंस में कॉल्स कहते हैं। तो ऑल्दो ये टॉपिक के मुश्किल से एक दो बारी क्वेश्चन आए हैं और आप लोग के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था, रिवाइज सिलेबस में करके जाए, कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये आ जाए। और हमारे वेरिएंट में तो ये एक बार भी नहीं आया, तो हो सकता है ये आ जाए। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। ये दो टर्म्स और हैं, कॉल्स इन एरियर्स, मनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स हु पेड देयर कॉल्स लेट। अब सपोज करें किसी इन्वेस्टर ने मार्च में अपनी इंस्टॉलमेंट देनी थी, उसने अप्रैल में पे की, तो वो कॉल इन एरियर होगा। ये वो इंस्टॉलमेंट जो शेयर होल्डर्स ने लेट पे की है, और फोर फीटेड शेयर्स। अब सपोज करें किसी इन्वेस्टर ने मार्च की कॉल पे नहीं की और ऑलमोस्ट जून जुलाई लग गया, तब टाइम बहुत लेट हो चुका है। तो अगर कोई शेयर होल्डर इतना ज्यादा लेट हो गया अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो उससे शेयर ना वापस ले लिए जाएंगे, कंपनी उससे शेयर वापस ले लेगी और उनको शेयर इशू भी नहीं होंगे। अब वो किसी और शेयर होल्डर को दे दिए जाएंगे, तो फॉरफिटेड शेयर्स कहलाते हैं। अब इसका मैं क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी, आप लोग को समझ आ जाएगा। ये लग थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये इजी है, काफी इतना मुश्किल नहीं है। काइंडली सबसे पहले पेपर नोट कर लीजिए। ये है नवंबर 2016 पेपर 23। उसमें क्वेश्चन 3 है। नवंबर 2016 के पेपर 23 में क्वेश्चन 3 है। Dolphin Limited is a bakery producing goods for wholesale. The issued share capital of the company is 300,000 ordinary shares of $2। करंटली कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू किए हुए, एक शेयर $2 का है। इसका मतलब $2 पार वैल्यू है। दिस इज दिस $2 इज इक्वल टू पार वैल्यू। $2 आपकी पार वैल्यू है। द डायरेक्टर्स ऑफर्ड अ फर्दर 125,000 ordinary shares to families and friends। अब प्राइवेट लिमिटेड, अब इसने फैमिली फ्रेंड्स को है इशू किए, 1,25,000 शेयर इशू करेंगे ये। द टर्म्स ऑफ द इशू वर 1 अप्रैल 2016 पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो जब भी शेयर्स कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पे इशू करना चाहती है ना, तो पहला स्टेज, तो पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की होती है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट कॉल में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के शेयर पे, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है कंपनी के लिए, तो पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो अप्रैल 2016 को कंपनी $1 देगी सिर्फ पर शेयर, और 30 जून 2016 को कंपनी फाइनल पेमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट लेगी शेयर इन्वेस्टर से, तो 1.1 पर शेयर होगी। अब कंपनी ने इशू करने 125,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 150,000 शेयर्स। इस क्वेश्चन में याद रखिए कि जो फर्स्ट कॉल होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जो एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट होती है ना, उसपे जितने इन्वेस्टर्स चाहें वो पे कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया हुआ होता है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने। तो अगर एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हुए, तो जो एक्स्ट्रा कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किए, वो अमाउंट कंपनी रिफंड कर देगी। ऑल मनीज वर रिसीव वर entered into a holding account called applications of shares. Transfers were made from this account to the relevant ledger's account. The applicants were issued shares and all final payments were received on the due date. Excess application monies were returned to applicant. इसका ना सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे ड्यू कर दी। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आपके इन्वेस्टर सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर देंगे, सारे कॉल्स कंपनी को पे नहीं कर देंगे, उन्हें शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। सही, सबके सारी शेयर इशू कर इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी इन्वेस्टर्स ने, तो उसके बाद उनको शेयर इशू कर दी गए। एक्सेस एप्लीकेशन मनीज पर रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, उसका पैसा इन्वेस्टर्स को रिफंड कर दिया गया, क्योंकि कंपनी से 125,000 ऑर्डनरी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन उसे एप्लीकेशन 150,000 ऑर्डनरी शेयर की रिसीव हुई है। तो इसका मतलब 25,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रिसीव हुई है, वो अमाउंट हम रिफंड करेंगे।
प्रिपेयर द रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर्स। 10 मार्क्स का है ये। तो इसमें हमें टी अकाउंट्स बना लें। लेजर अकाउंट्स का है तो इसका मतलब टी अकाउंट्स है। इसका इजी वे होती है कि पहले आप एंट्रीज बनाइए इसमें। तो पहला आसान काम आप करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे हम सबसे पहले ना। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव किए ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो एप्लीकेशन वाली स्टेज है उसमें हमने $1 पर शेयर रिसीव किया, और एप्लीकेशन के स्टेज में 150,000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन रिसीव की। तो एप्लीकेशन स्टेज में आपको पर स्टेज $1 पे करना था, तो हम 1 को 150,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बैंक डेबिट होगा 150,000 से। इसमें बात याद रखिएगा कि जब तक शेयर होल्डर सारी इंस्टॉलमेंट से कॉल्स पे नहीं कर देंगे उनको शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। तो इसमें अगर हम अमाउंट शेयर इन्वेस्टर से रिसीव कर रहे हैं तो इसमें हम ऑर्डनरी शेयर या शेयर प्रीमियम क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि फॉर टाइम बिंग हम एक अकाउंट बनाते हैं एप्लीकेशन फॉर शेयर। इसका क्वेश्चन में कुछ और नाम भी रख सकता है। तो वक्त हम एप्लीकेशन फॉर शेयर्स को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद सेकंड एंट्री होगी कि जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है वो हमने एप्लीकेट्स को वापस कर दी। एप्लीकेशन फॉर शेयर डेबिट होगा। हमने 25,000 एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की। कंपनी 125,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, तो जो एक्स्ट्रा 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो हम रिफंड कर देंगे। तो हमने पर शेयर $1 दिया था और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 25,000 शेयर्स के लिए आई है, तो 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे 25,000 से, और बैंक ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगा। जब एप्लीकेशन के पैसे रिफंड करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। इसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा जो सेकंड कॉल है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है फाइनल पेमेंट की। उसमें पर शेयर हमने 1.1 रिसीव किया, और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, फाइनल कॉल है, उसमें जितने शेयर हमने इशू करने उतने शेयर्स के लिए पर शेयर अमाउंट रिसीव करेंगे। तो अभी भी फिर हम एप्लीकेशन पर शेयर्स को डेबिट करेंगे। 1.1 पर शेयर रिसीव किया है, और ये अमाउंट हम रिसीव करेंगे सिर्फ 125,000 शेयर, क्योंकि हमें इशू ही 125,000 शेयर करने। तो ये हो गया 137,500। ऑब्वियसली सॉरी सॉरी बैंक डेबिट होगा। एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने सारी कॉल्स या इंस्टॉलमेंट्स रिसीव कर ली शेयर इन्वेस्टर से। अब मैं आपको शेयर इशू कर दूंगा। तो शेयर इशू करने की एंट्री अब बनेगी। अब जब शेयर इशू हम करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा, और यहाँ शेयर प्रीमियम में क्रेडिट हो रहे इशू वो भी मैं बताऊंगा कैसे हो रहे। बैंक हम दोबारा डेबिट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम बैंक ऑलरेडी डेबिट कर सके जब जब हमने इंस्टॉलमेंट्स रिसीव की। और अभी जो टाइमिंग हमने अकाउंट बनाया था एप्लीकेशन फॉर शेयर, इसको हम डेबिट कर देंगे। तो इस एंट्री को इजी बनाने का आसान तरीका ये कि आप पहले ऑर्डिनरी शेयर्स, कंपनी ने 125,000 शेयर्स इशू किए इंस्टॉलमेंट्स में, और पार वैल्यू $2 है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होंगे, आप लोग को पता होगा। 250,000 शेयर्स। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि
हमने पहली इंस्टॉलमेंट में $1 रिसीव किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 1.1 रिसीव किया, तो इनकी इशू वैल्यू 2.1 है। 1 + 1.1 2.1 बनेगा। तो हमारी पार वैल्यू $2 है और हमने ये शेयर इशू किए $2.1 के लिए। तो इट मीन्स इन शेयर पे 0.1 का प्रीमियम है, तो 0.1 का मल्टीप्लाई करा देंगे 1,25,000 से। 12,500। और अब जितने से ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुए उतने से आप एप्लीकेशन फॉर शेयर्स को डेबिट करा दें। इजीएस्ट वे आउट है। 262,500। तो ये सबसे पहले आपकी एंट्रीज हो गई। एंट्रीज अगर बनाई हुई होंगी तो टी अकाउंट्स बनाना आसान हो जाता है। तो अब हम इसके टी अकाउंट्स बनाएंगे। अभी पॉज करके आप लोग एंट्रीज नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसके टी अकाउंट्स बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें टी अकाउंट्स ही बना देते। और अगर वो एंट्रीज ही बनवा ले तो खैर है, तो फिर बंदा क्या आप लोगों की। इस पे एप्लीकेशन फॉर शेयर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। April 1 को हमने ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की थी, जो कि पेबल और एप्लीकेशन है। तो उसमें हमने 150,000 रिसीव किए थे, और यही अमाउंट हमने बैंक में डेबिट की, तो हम बैंक का रेफरेंस देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुए थे उसके हमने रिफंड किए, June 30 को ही किए होंगे। 25,000 हमने रिफंड किए थे, तो ये यहाँ डेबिट होंगे क्योंकि बैंक में क्रेडिट होंगे ये। फिर हमने June 30 को फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव की, तो उस पर ऑब्वियसली बैंक डेबिट हुआ होगा, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट होगा 137,500 से। इसके बाद पे जब हमने शेयर इशू कर दिए, तो उसके बाद हम इस अकाउंट को ना खत्म कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स को। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट एंट्री बनाई थी, जिसमें हमने ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट किया और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स को क्रेडिट किया, तो इसको हमें ब्रेकअप में शो करना होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स में हमने क्रेडिट किया 250,000, तो यहाँ डेबिट होगा। शेयर प्रीमियम में क्रेडिट किया 12,500।
तो टोटल 262,500 डेबिट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर शेयर में। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों साइड इक्वल आएंगी इसकी। 150 प्लस 137,500 287,500 बनेगा। इसी तरह डेबिट साइड को टोटल करें 250,000 प्लस 12,500, तो दोनों साइड इक्वल आ रही है। इसका ना अकाउंट क्लोज हो गया है, कोई बैलेंस नहीं बचा इसमें। 287,500। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाता हूँ उसमें। तो इसको ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट करना होगा। तो उसने 300,000 शेयर ऑफ टू ईच का होगा। तो अगर 3 लाख को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो उसका ओपनिंग बैलेंस 6 लाख बनेगा। तो ऊपर डिटेल मेंशन है, अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो 6 लाख बनेगा, क्योंकि ईयर बिगनिंग में 3 लाख शेयर थे और एक शेयर $2 पार वैल्यू का है, तो 6 लाख वैल्यू बनेगी। फिर जून 30 को जब हमने फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली थी तो हमने शेयर इशू कर दिए थे। एप्लीकेशन फॉर शेयर में अमाउंट डेबिट की थी, और एंट्री जो हमने लास्ट बनाई है इशू शेयर करने की, उसमें जितना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया वही यहाँ अमाउंट हम देख देंगे, 250,000। डेबिट साइड में इसके कुछ आएगा नहीं, तो उसका बैलेंस शीट आराम से आ जाएगा क्रेडिट साइड के टोटल से। 600 में अगर हम 250 ऐड करें तो 850,000 बनेगा। जून 30 को बैलेंस शीट। तो ये आपका बन गया ऑर्डिनरी शेयर्स का टी अकाउंट। इसमें रेफरेंसेस सही देने। अभी आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब लास्ट में बनाएंगे शेयर प्रीमियम का अकाउंट। उस पर तो बहुत ही कम काम करना है। शेयर प्रीमियम का कोई ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ नहीं है, तो जो हमने शेयर इशू करने पे प्रीमियम रिसीव किया हम बस वो ले लेंगे जून 30 को। तो जो हमने लास्ट शेयर इशू करने की एंट्री बनाई है उस पर मैंने शेयर प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट की है, तो वो बस कॉपी हो जाएगी। ये अमाउंट एप्लीकेशन फॉर शेयर में डेबिट हुई है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगी 12,500। तो ये आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट बन गया। अब इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो बाकी पार्ट में क्वेश्चन के इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें मेन दिए था। बाकी थ्योरी पूछी हुई तो मेरे नोट्स पे ही सब है। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस, नेम वन कैपिटल रिजर्व शेयर प्रीमियम हो गया। In ordinary shares, there is a fixed rate of dividend, whereas in ordinary share,
there is no fixed rate of dividend. It is decided by the directors as appropriate, whereas in preference shares there is a fixed rate of dividend. Ordinary shareholders can vote for important matters in annual general meeting, whereas preference shareholders cannot participate in annual general meeting and cannot vote for anything in annual general meeting. हो गए दो डिफरेंसेस। ये था ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो आज का क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप सो आप लोग को सब समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा, फिर जो अपने क्यूरीज हो, कंफ्यूजन हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आप लोग अल्लाह हाफिज़।